जय हिंद एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को समझाया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड दो चैप्टर आपके क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में है। अब उनको आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में हम उन दो चैप्टर्स का ओवरव्यू देंगे, आपको चीज़ों को समझाएंगे कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद जाकर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा और आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में डीपीपी भी प्रोवाइड कर दूंगा इन दोनों चैप्टर्स के, जिससे आप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे आपकी एनटीएससी की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, बोर्ड की भी हो जाएगी और आपको नॉलेज तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी जो इंडिया में मतलब एक्टिविटीज हैं जिससे देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहला सेक्टर है, बताया गया है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल पे, मतलब आप लोग क्या देखते हैं कि सारी चीजें कहाँ से पैदा होती है। हम जो रोटी खाते हैं उसके लिए आटा जो आता है, आटा कैसे बनता है, वो गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ आता है, गेहूं जो है वो उगाया जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर ही हर चीज का सबसे पहला प्रोडक्ट है। जो हमारे घर में फर्नीचर लगे हुए हैं उसका वो आता कहाँ से, लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ों से आती है। तो हर चीज का सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी क्या है भाई, प्राइमरी सेक्टर पे है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। तो हर चीज की डिपेंडेंसी किस पे है, प्राइमरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, वो जो फैक्ट्रीज, मतलब वो सारी चीजें जो प्राइमरी सेक्टर से उगाई जाती हैं, फिर उसको जोड़कर हम कुछ चीजें बनाते हैं। जैसे गाय ने दूध दिया, उसके बाद हम उसको पैकेट के फॉर्म में करके चीज़ों को बेच रहे हैं, उससे पनीर बना रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे मिठाई बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में कहला जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में कहलाती हैं। मतलब कोई भी, जैसे कोयला हो गया, कोयला तो आपने खनिज पैदा कर लिया, जमीन से निकाल लिया कोयला। अब उस कोयले का आप यूज किस तरह से कर रहे हैं, ईंधन के रूप में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो गया। आज जो है वो सर्विस सेक्टर बहुत आगे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टर्शियरी सेक्टर में होती हैं। तो ये तीन सेक्टर के बारे में आपको बहुत बेहतर नॉलेज होना चाहिए। पहला आपका टॉपिक यही आपको समझाता है। ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग दिस थ्री सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर को हम कंपेयर कब करेंगे, कि जब हमारा पुराना जमाना था तो हम किस पे ज्यादा डिपेंड करते थे। आपको भी पता होगा कि देश जब पहले, बहुत पहले की बात अगर हम करें तो ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर डिपेंडेंट होता था, प्राइमरी सेक्टर पे, मतलब फार्मिंग पर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। अब क्या है, फार्मिंग से डिपेंडेंसी हमारी आगे बढ़ चुकी है। हम कहां पर आ चुके हैं, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब फैक्ट्री वगैरह पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। उसके बाद जब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है तो आप लोग हाल ही फिलहाल में क्या देख पा रहे होंगे, टर्शियरी सेक्टर पे हमारा डिपेंडेंस ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हम ऑनलाइन करने लगे। दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। तो इन सब सारी चीजों को मिलाकर हम जीडीपी बनाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब सारी चीजें आप पढ़ेंगे बेहतर तरीके से तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हालांकि अगर मुझे बहुत बेहतर टाइम मिलता तो मैं आपको हर चैप्टर को बहुत बढ़िया पढ़ाता, तो चीजें आपको समझ में आती, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बट आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, यही मैं आपको अभी बता रहा था कि पहले क्या होता था, हम प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड करते थे, फार्मिंग की सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा, इंडिया की इकोनॉमिक जो है वो फार्मिंग पर डिपेंड करती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहले 1973 में क्या होता था, जीडीपी जो होता था वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पर मिला जुला के डिपेंड करता था। लेकिन अब प्राइमरी सेक्टर पर कम है, सेकेंडरी सेक्टर पर उससे थोड़ा ज़्यादा है, और टर्शियरी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस हो चुका है। तो ये सारे बदलाव जो है, हिस्टोरिकल चेंज जो है वो देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्यों बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसके बारे में पढ़ाया गया है आपको, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बहुत सारे बारग्राफ आपको बनाए गए, इनको आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझाई गई है कि आज के जमाने में ज्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। पहले के जमाने में अक्सर हर घर में लोग फार्मिंग करते थे, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे अलग अलग लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, खुद की दुकानें हैं। कुछ लोग जैसे अब मैं ये ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। मैं ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, शिक्षा को भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। तो ये अलग अलग लोग इस तरह से एम्प्लॉयड हैं। अब उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद लेबर इफर्ट, लेबर लोग किस तरह से पहले काम करते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, लेबर जो है आपको भी पता है कि दिन भर काम करते हैं, उसके बाद बहुत कम पैसा कमाते हैं। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चैप्टर आपको क्या सिखाता है। ठीक है,
पढ़िएगा एक एक लाइन, एक एक प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीके से। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, आपको भी पता है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है, तो हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल दिया गया है मनरेगा के बारे में। मनरेगा के पे क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, किसकी गवर्नमेंट के अंदर शुरुआत हुई, तो 2005 में शुरुआत हुई थी मनरेगा को लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जहाँ पर हमारा जो काम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है कि हम यहाँ पे अगर सेटल हो गए तो ये हमारा काम हो गया, लाइफ भर हमें यहाँ से पैसा मिलेगा। तो सरकारी कामकाज को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ कहते हैं, जैसे मैंने किसी दुकान पर काम करने चला गया, वो बंदा मुझे जब चाहे तब निकाल भी सकता है और बहुत सालों तक रख भी सकता है, तो ये मेरा काम क्या कहलाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा काम कहलाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में चीजें दी गई हैं, आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मतलब प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनमें वर्कर्स के काम को कैसे बचाया जाए कि उनको भी एक स्थिरता मिल सके कि उनका अगर वो वहां पे काम कर रहे हैं तो वहां से उनको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी चीजें के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो आज मैंने आपको चीजें समझाई वो यहां पर बहुत डिटेल में दी गई, बहुत कम दी गई हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर किस तरह से डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में और डिटेलिंग आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, गूगल भी कर सकते हैं और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही बढ़िया होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो एनसीईआरटी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज मैंने आपको चीजें समझाई। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है, आप लोगों को भी पता है कि पहले के जमाने में देश में बाहरी कंपनियां बहुत कम आती थी, लेकिन आज आप आसपास देख पा रहे होंगे अलग अलग ब्रांड्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए आपको शहरों में दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा देश होता है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अलग अलग देशों में किस तरह से प्रोडक्शन होता है। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आपको बताया गया है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया कि कैसे अलग अलग देशों की कंपनियां आकर देशों में काम करती हैं। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। इसके अलावा इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अब आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आप चाहें तो अलग देश में जाकर अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करके वहां पर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन ऑफ अक्रॉस द कंट्रीज। ये देखो, जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे ये सब फोटोज बड़े अच्छे लगते थे कि यार ये क्या है, इसके बारे में तब ये चीज़ें पढ़ता था मैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको आज यूट्यूब के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, डिटेलिंग समझाई जा रही है, तो ये चीज़ें बहुत हद तक आपको हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, मुझे याद है कि मैं क्लास 10th में था तो ये सब फोटो देखकर मैं सोचता था कि यार देखो यहाँ के लोग छोटे छोटे फुटबॉल जो है घर पे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में होती थी, तो अब इसी का विस्तार हुआ है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मतलब अलग अलग विदेशों से हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, इसके बारे में यहां पर बहुत डिटेल में समझाया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का विस्तारीकरण, इंटीग्रेट करना मतलब बहुत बढ़ा देना, ये सारी चीजें सिखाई गई हैं आपको इस टॉपिक में। क्लियर है। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज खेल के सामान जो है भारत में बहुत ज्यादा तेजी से फैल गए थे एक समय में, अभी भी है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। हालांकि मैंने आपको भी बताया है कि देश को अलग अलग देशों से जोड़ना ही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, व्यापार को जो है अलग अलग देशों तक पहुंचाना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ऐसी चीजें जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है। अब आप सोचिए कि जब देश में ट्रांसपोर्टेशन बहुत लेस रहेगा, हमारे पास इतनी चीजें ही सुविधा नहीं रहेगी कि हम अपने सामान को अलग अलग देशों में भेज पाएं, तो हम कैसे ग्लोबलाइजेशन कर पाएंगे, कैसे हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन, अब आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो क्या मैं दिल्ली के बच्चों को पढ़ा पाता, क्या मैं साउथ में कर्नाटका के बच्चों को पढ़ा पाता, क्या मैं अपने ईस्ट में असम के बच्चों को पढ़ा पाता, क्या मैं अपने वेस्ट में राजस्थान के बच्चों को पढ़ाता, बिल्कुल नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं आज
इंडिया के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं, लेकिन यही चीज इनेबल्ड कर पाती है विदेशों तक। आज विदेशों के बच्चे भी इंडिया से पढ़ रहे हैं, आज इंडिया के बच्चे भी विदेशों की चीजों को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी जो है ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। आईटी इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा हेल्प है हमारे ग्लोबलाइजेशन में, ये याद रखिएगा। लिबरलाइजेशन फॉर द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये मैंने आपको बताया आज 1991 के बारे में, ये वही चीज लिखी गई है। आज आप इसको पढ़ेंगे तो शायद आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपको कोई भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है 1991 की पॉलिसी, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, ये चीजें आपको नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरह से हेल्प कर रही होंगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश विदेश में किस तरह से ट्रेडिंग की जाएगी, किस तरह से व्यापार किया जाएगा, इसके बारे में ये इन लोगों के पास एक लेखा जोखा रहेगा। उस पर वो पकड़ बना के रखेंगे कि कोई भी देश इस तरह से दुर्व्यवहार ना करे, अलग अलग चीजें ना करे, गलत काम ना करे। कोई देश किसी चीज को, फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह से रोकता है, बढ़ाता है, इस चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है। जैसे WHO क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ के रिगार्डिंग पूरे विश्व में अलग अलग देशों पर ध्यान देता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोविड को लेकर आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अलग अलग देशों के व्यापार पर निगरानी रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसके बारे में ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाता है। तो मेक श्योर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या करें कि हम हमारे यहाँ देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आए। तो लिबरलाइजेशन जो क्या होता है, उदारीकरण फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब कि एक अट्रैक्ट करता है कि हाँ भाई ये देश लिबरल है, ये देश उदार है, ये देश आसानी से हमें ट्रेडिंग करने दे रहा है, तो हम यहाँ जाकर अपनी कंपनी स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब दे सकते हैं, वहाँ के संसाधनों का यूज करके एक कंपनी खड़ी करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक अट्रैक्शन बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। राइजिंग कंपटीशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बाहरी कंपनियों के आने के कारण जो स्मॉल बिजनेस हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन के कारण बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों को भी एक डिपेंडेंस हुई, मतलब कि दिक्कतें हुई हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतें होती है कि आज लोग कंपेयर करते हैं कि यार भैया आपका इतना दाम है, फ्लिपकार्ट पे तो इतना दाम है। तो एक इफेक्ट आया है कि कंपटीशन इंक्रीज किया है, लेकिन इस कंपटीशन से ग्राहकों का ज्यादा फायदा है। क्लियर है? एक सही उचित दाम पर आपको चीजें मिल रही होंगी, इससे ये फायदा है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में बताया गया है कि कंपटीशन भी बढ़ा गया है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। द स्ट्रगल ऑफ ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, हाँ एक चीज दिक्कत ये है कि इसमें फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हम कर रहे हैं, इससे मतलब एक सही तरीके से कैसे ग्लोबलाइजेशन किया जाए, ये एक स्ट्रगल है। इसके बारे में लिमिटेशन है, डीम लिमिटेशन है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारा पूरा चैप्टर रहा है, चौथा चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलाकर मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपको एनटीएससी और बोर्ड दोनों में हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चैप्टर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आप जाकर अपने एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग करेंगे और आपको चीजें समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको एक एनसीईआरटी का ओवरव्यू हो जाए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और वो नेशनल मोनेटाइजेशन वाले लिंक में आई बटन में डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा, तब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहीं पे मैं आपको छोड़ता हूं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा समझ में आया, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। सब कमेंट पर मैं ध्यान देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली आपके वीडियोज आते रहते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।